हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप का अगर कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है। वहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था और साथ में मैंने आपको वहाँ पर एक थ्योरम करवाई थी। तो आज के इस लेक्चर में भी हम जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उन्हीं को ही करेंगे। एक थ्योरम मैंने लास्ट टाइम करवा दी थी, आज मैं और जो दो थ्योरम्स हैं उनको करवाऊंगा। और ये जो दोनों थ्योरम्स हैं ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो थ्योरम सेकंड है इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन देन शो दैट फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर आर, और जो आर की वैल्यू हो वन के इक्वल या वन से बड़ी होगी या एन के इक्वल या एन से छोटी होगी, सच दैट ए रेज पावर आर इज इक्वल टू ई। तो ये थी सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट। और अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई ग्रुप जो है वो जी दिया हुआ है और वो फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप है मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और इस ग्रुप का मेरे पास ऑर्डर भी दिया हुआ है जो कि एन है। और अगर इस ग्रुप का अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर ए से डिनोट किया हुआ है, तो मैंने बताना है कि वहाँ पर आर एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर आर एग्जिस्ट करेगा कि जब हम ए की पावर आर करेंगे तो वो ई के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ मेरे को क्या डिनोट करेगी, ये मेरे को ए एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसको डिनोट करेगी। यही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जो इसकी पावर आर है इसको करने पर अगर मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो जो आर होता है वो ए का ऑर्डर बोला जाता है। तो बस मैंने यही बताना है कि यहाँ पर इस ग्रुप का अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, बस मैंने यही बताना है। और जो आर की जो वैल्यू होगी वो वन या वन से बड़ी होगी या एन से छोटी होगी। और यहीं से ही आपको एक और बात पता चल रही है कि जो एलिमेंट है किसी ग्रुप का उसका जो ऑर्डर होता है वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर जो आर था वो इस एलिमेंट के ऑर्डर को डिनोट कर रहा था ना, और ये एलिमेंट कहाँ से लिया था, मैंने इसी ग्रुप से लिया हुआ था। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो तो एन से छोटा आ रहा है या एन के इक्वल आ रहा है, मतलब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो सकता है या ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा, ठीक है। वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपको इसी स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो अभी हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में मेरे पास पहले जो दिया हुआ है मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन जो ऑर्डर ऑफ जी है वो फाइनाइट है और एन के इक्वल है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ए जो है वो इस ग्रुप का मैंने कोई एलिमेंट लिया हुआ है, तो जो ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ऐसे ही सो ऑन जो होंगे वो सभी भी जी को ही बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए स्टार ए हम करते हैं तो वो उसी वापस उसी ग्रुप में जाता है, ठीक है, इसी जी ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ए स्टार ए जो कि स्क्वायर को डिनोट करूंगा वो भी इसी में जाएगा, और अगर मैं ए स्क्वायर स्टार ए करूंगा यानी कि ए क्यूब बन जाएगा तो वो भी इसी में ही जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर खुद पहले इस जी का ही तो एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। मतलब ऐसे सोन अगर मैं करता जाऊंगा तो वो सभी इस जी में ही जाएंगे। तो मतलब इस जी में कुछ इस तरह के एलिमेंट जो है वो मेरे को मिल जाएंगे। तो अभी मैं n+1 एलिमेंट्स कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कंसीडर n+1 एलिमेंट्स, और वो मैंने ऐसे कंसीडर किए हुए ई ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ऐसी सो ऑन ए रेज पावर n, ठीक है। ये मैंने n+1 एलिमेंट्स जो वो मैंने कंसीडर किए हुए हैं, जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और कुछ इस तरह के जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर आपको बताए थे वो उसी तरह के एलिमेंट जो वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए से लेके ए रेज पावर n तक ये n एलिमेंट्स हो जाएंगे, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो वो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ये टोटल बन जाएंगे n+1 एलिमेंट्स। और ये जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं ये जी के एलिमेंट्स हैं। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं, ये मैंने क्योंकि अभी आपको बताया कि ए से लेके ए की पावर एन तक जो एलिमेंट्स हैं ये तो जी को बिलोंग करेंगे, और जी क्योंकि ग्रुप है तो इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो आएगा, तो ये जो ई है वो भी इसी को ही बिलोंग करेगा ना। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे एलिमेंट लिखे हुए हैं, और ये सभी एलिमेंट जो वो जी को बिलोंग कर रहे हैं। बट जो जी ग्रुप था उसमें तो टोटल एन एलिमेंट्स थे। देखो जो ऑर्डर होता है वही होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें तो टोटल एन एलिमेंट्स थे, बट यहाँ पर मैंने n+1 एलिमेंट्स जो वो कंसिडर किए हुए हैं, और ये सभी के सभी जो वो जी को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स मैंने कुछ ऐसे लिख दिए हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको अलग अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मेरे को दो एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपस में ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बट जी कंटेन्स ओनली n एलिमेंट्स विच इंप्लाइज एटलीस्ट 2 ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। कोई दो एलिमेंट्स मेरे को ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पर सबसे पहले आपको एलिमेंट्स बताए थे ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ऐसी सोन ए रेज पावर n तक। अब मैं मान रहा हूँ कि इनमें से ही कोई एलिमेंट एक ऐसा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एनी ऑफ ए स्क्वायर एंड ऐसी सोन ए रेज पावर n जो है वो अगर ई के इक्वल है, इनमें से कोई एक जो होगा वो ई के इक्वल होगा, तब तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया है। ए रेज पावर आर इज इक्वल टू ई हो जाएगा फॉर 1 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन और इक्वल टू एन, एंड यहाँ पर जो आर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 एंड ऐसे सो ऑन एन तक जो है वो यहाँ पर आ जाएगी ना। तो यानी कि ए रेज पावर आर इज इक्वल टू ई तो मेरे पास यहाँ से मिल रहा है मेरे को, और यही तो मैंने प्रूफ करना था।
बट अभी अगर आप ऐसा मानो कि इनमें से जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है ही नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से ही कोई दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपस में ही इक्वल हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ईच ऑफ ए स्क्वायर एंड ऐसे सो ऑन ए रेज पावर एन इज नॉट इक्वल टू ई, मतलब इनमें से कोई भी जो है वो ई के इक्वल आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ग्रुप में तो टोटल एन एलिमेंट्स थे और मैंने यहाँ पर n+1 एलिमेंट्स कंसिडर किए हुए थे, तो यानी कि इसका मतलब यही है कि दो एलिमेंट्स तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि ए की पावर वाले जो हैं वो आपस में ही दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इक्वल हैं। तो उसको अगर मैं जनरली मानूंगा तो ए रेस पावर आई इजिकल टू ए रेस पावर जे है, मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ। अभी ये आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, 3 4 भी हो सकती है, या 3 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने यही माना हुआ है, और जो आई और जे की जो वैल्यू है वो तो 1 और 1 से बड़ी होगी या एन से छोटी होगी, ठीक है। आई और जे जो है वो 1 और एन के बीच में रह रहे हैं, और 1 और एन भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हो, या यहाँ पर कोई और पावर हो और यहाँ पर कोई और पावर हो, बट हो सकता है कि वो दोनों एलिमेंट्स पावर लगाने के बावजूद भी इक्वल आ रहे हों। अब विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आई है वो बड़ा है जे से, ठीक है, आई जो है वो बड़ा है जे से। अब यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को 5 मान रहा हूँ तो जे की वैल्यू 1 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसे जनरली माना हुआ है कि जो आई है वो जे से बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज्यूम आई इज ग्रेटर देन जे। तो यहाँ पर ए आई इज इक्वल टू ए जे था, और अभी मैंने आपको बोला कि मैंने एज्यूम किया हुआ है कि जो आई है वो जे से बड़ा है, ठीक है, आई जो वो जे से बड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ए जे का जो इन्वर्स है मैंने वो राइट साइड से ऑपरेट किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने ए आई और यहाँ पर ए माइनस जे जो मैंने यहाँ पर राइट साइड से ऑपरेट किया हुआ है। तो अगर लेफ्ट साइड में मैंने राइट साइड से ऑपरेट किया हुआ है तो राइट साइड में भी मैं राइट साइड से इसको ऑपरेट करूँगा, यानी कि दोनों साइड में ए माइनस जे जो राइट साइड से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए रेस पावर आई माइनस जे, ये भी मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेसिस सेम है तो मैंने यहाँ पर पावर्स को ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन के अंडर होता है, ये मैंने आपको वहाँ पर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में अच्छी तरह से बताया हुआ था। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए रेस पावर आई माइनस जे, और यहाँ पर जे, और जब मैं यहाँ पर पावर में जे माइनस जे करूँगा तो जे माइनस जे 0 बन जाएगा, ए की पावर 0 बन जाएगा यहाँ पे, और ए की पावर जो 0 होता है वो ई के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ए की पावर जो 0 होता है वो तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बताया था। और ये एक्चुअल में होता कैसे है, क्योंकि हमको पता है कि जो ए और ए इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है, और मैंने आपको बताया था अगर इसकी पावर 1 है और ये -1 है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1 इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 0 इज इक्वल टू ई, ये मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ में बताया हुआ था। तो ए की पावर 0 की वैल्यू मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ए की पावर 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास लगभग आंसर तो आ ही चुका है, और यहाँ पर आई माइनस जे जो है वो 1 और n के बीच में रह रहे हैं और 1 और n के इक्वल भी हो सकते हैं। अभी मैं पुट कर देता हूँ सीधे आई माइनस जे को r के इक्वल, तभी मेरे पास आ जाएगा ना ए रेस पावर r इज इक्वल टू ई, क्योंकि मैंने और यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली पुट ही किया हुआ है, तो ए रेस पावर r इज इक्वल टू ई बन जाएगा, और आई माइनस जे की जगह मैंने r को पुट किया तो r की वैल्यू जो है वो 1 और n के इक्वल भी हो सकती है और 1 और n के बीच में रह रही है ना। तो बस यही तो मैंने प्रूफ करना था। सो आई होप इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ है ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास थ्योरम थर्ड, लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए बिलोंगिंग टू जी बी ऑर्डर एम, देन ऑर्डर ऑफ ए रेस पावर के इज इक्वल टू एम अपॉन जी सी डी ऑफ एम एंड के वेयर के बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जी सी डी वाला क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप ध्यान से देख लेना। तो इस स्टेटमेंट में मेरे पास क्या क्या दिया था कि जी जो है वो कोई ग्रुप है, और जो ए है वो उस ग्रुप का मैंने कोई एलिमेंट लिया हुआ है, और इस ए का मेरे पास ऑर्डर भी दिया हुआ है जो कि एम के इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास एम के इक्वल दिया हुआ है। देन हमने प्रूफ करना है कि अगर मैं ए की पावर के कर रहा हूँ, एलिमेंट को अगर मैं ए की पावर के तौर पर अगर लिख रहा हूँ तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो एम अपॉन जी सी डी ऑफ एम एंड के इक्वल आएगा, ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऐसा मैंने इसको प्रूफ करना है। तो अभी हम इसका प्रूफ करेंगे, और प्रूफ में मेरे पास जो जो दिया हुआ है मैंने वो पहले लिखा हुआ है। गिवन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ए कोई एलिमेंट है इस ग्रुप का और उसका ऑर्डर मेरे पास एम दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए की पावर एम जो होगा वो ई के इक्वल होगा, यही होती है ना ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन। तो इसलिए मैंने ए रेस पावर एम इज इक्वल टू ई यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि जो मेरे पास एलिमेंट ए रेस पावर के है इसका ऑर्डर मेरे पास टी है, ठीक है, यही मैंने प्रूफ करना था, ऑर्डर ऑफ ए रेस पावर के इज इक्वल टू एम अपॉन एम जी सी डी ऑफ एम एंड के। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए रेस पावर के है वही टी के इक्वल है। तो मैंने प्रूफ क्या करना है कि जो टी है वो इसके इक्वल है ना, टी इज इक्वल टू एम अपॉन जी सी डी ऑफ एम एंड के।
अब यहाँ पर मैं जीसीडी बोल रहा हूँ, तो जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो किन्हीं भी दो नंबर्स की जीसीडी क्या होती है, कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर मतलब जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, इसलिए बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कोई ऐसा बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसी वही जो होती है वो दो नंबर्स की जीसीडी होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जैसे मैं यहाँ पर 5 एंड 10 ले रहा हूँ, ठीक है, 5 एंड 10 जो वो दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों की जीसीडी क्या है। तो मेरे को पता है कि जो 5 है वो 5 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इन दोनों की जीसीडी आ जाएगी 5। और आपने याद रखना है कि जो जीसीडी होती है ना, वो इस छोटे एलिमेंट से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो वो तो इस छोटे एलिमेंट को डिवाइड करेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि वो 5 या 5 से छोटी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर छोटा एलिमेंट 5 ही है ना। तो यहाँ पर मैंने 5 को देखा, तो यहाँ पर 5 जो 5 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गया ना मेरे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि 12 एंड 36 की जीसीडी क्या है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 12, ठीक है, क्योंकि 12 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 एंड 7 की जीसीडी क्या है, ठीक है, 3 एंड 7 की जीसीडी क्या है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। 1 के अलावा यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 3 और 7 की जीसीडी मेरे पास आ गई है 1, ठीक है। तो बस आपने जीसीडी में यही करना है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वही जीसीडी होती है। तो यहाँ पर मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जीसीडी ऑफ एम एंड के यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा नंबर जो कि एम को भी डिवाइड कर रहा है और के को भी डिवाइड कर रहा है, और वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। अभी मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर ऑफ ए रेस पावर के इज इक्वल टू टी है। तो अभी ये मेरे को यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो ए के एलिमेंट है, इसकी पावर अगर मैं टी करूँगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। ए के की पावर अगर मैं टी कर रहा हूँ तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। और के टी को मैं ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ ना, ये मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में बताया हुआ था। तो यहाँ पर ए की पावर के टी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, बट जो ए का जो ऑर्डर था वो तो एम था, ठीक है, ए रेस पावर एम इज इक्वल टू ई था। तो ये क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया था। अगर ऐसा होता है तो जो रियल ऑर्डर होता है एलिमेंट का, वो दूसरे जो मेरे पास आता है पावर करने पर, तो वो उसको डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पर क्या मेरे को मिल रहा है कि जो एम है वो के टी को डिवाइड कर रहा है। ये मैंने फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट थ्योरम में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो एम है वो डिवाइड करेगा के टी को। तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो जीसीडी है एम एंड के की वो डी है। अभी मैंने आपको बोला कि कोई नंबर आएगा जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, उसी को हम जीसीडी बोलेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं मान रहा हूँ कि वो जो नंबर आएगा वो डी है, ठीक है, इसलिए मैंने एज्यूम किया होगी जो जीसीडी आ रही है वो डी आ रही है। लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एम एंड के। अब ये अगर ये जो डी है वो जीसीडी आ रही है एम एंड के की, तो इसका मतलब क्या है कि जो डी है वो डिवाइड करेगा एम को भी एंड के को भी, क्योंकि ये कॉमन डिवाइजर है, तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। विच इंप्लाइज डी डिवाइड्स एम, डी डिवाइड्स के, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा अभी। अब अगर d जो है अगर वो m को डिवाइड कर रहा है, तो मैं m को कैसे लिख सकता हूँ, d इंटू समथिंग करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया हुआ था। तो ये जो m है मैंने इसको m1 इंटू डी लिख दिया है, ठीक है, d इंटू समथिंग, और जो समथिंग था उसको मैंने m1 माना हुआ है। और यहाँ पर अगर d जो k को डिवाइड कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पर मैं k को कैसे लिख सकता हूँ, d इंटू समथिंग, और जो समथिंग है उसको मैंने k1 से डिनोट किया हुआ है, k इज इक्वल टू k1 d। अब मैंने जो यहाँ पर m1 एंड k1 लिखे हुए हैं, अगर मैं इन दोनों की जीसीडी लूँगा तो वो 1 के इक्वल आएगी। देखो मैं आपको इसको प्रूफ करके बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने आपको 5 और 10 की जीसीडी 5 बताई हुई थी, तो यहाँ पर मैं 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ ना, जो डिवाइजर है, जो जीसीडी मेरे पास आ रही है ये डी के इक्वल थी ना, तो मैंने बोला डी इंटू समथिंग लिख सकता हूँ। तो डी की वैल्यू मेरे पास 5 है, और इंटू में क्या लिखूंगा मैं कि जो 5 की इक्वल हो जाए, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, डी इंटू समथिंग, डी की वैल्यू 5 है, और इंटू में क्या करूँगा 2, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ये मेरे पास अगर मैं मान रहा हूँ इसको m1 है और इसको अगर मैं k1 मान रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि m1 और k1 की जो जीसीडी है वो मेरे पास 1 आएगी, ठीक है। यानी कि मेरे पास 1 और 2 की जो जीसीडी है वो मेरे पास 1 आएगी। तो आप चाहे खुद ही देख लो, यहाँ पर 1 और 2 की जीसीडी मेरे पास 1 ही तो आ रही है, 1 ही है जो 1 को भी डिवाइड करेगा और 2 को भी डिवाइड करेगा, तो जीसीडी मेरे पास 1 आ गई ना। सिमिलरली आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1, क्योंकि जो 12 था वो मेरे पास डी की वैल्यू आई थी मतलब, तो यहाँ पर मैं 12 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 1, 36 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं अगर इन दोनों की जीसीडी लूँगा 1 एंड 3 की जीसीडी, तो वो मेरे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 ही है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हर किसी के लिए ऐसी जीसीडी जो 1 के इक्वल आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर मैं 10 एंड 22 लेता हूँ, ठीक है, 10 एंड 22 लेता हूँ, तो इन दोनों की जीसीडी मेरे पास क्या आएगी, कोई ऐसा नंबर जो कि इसको भी डिवाइड करता होना चाहिए और 22 को भी डिवाइड करता होना चाहिए। तो यहाँ पर अकेला 2 ही है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों की जीसीडी मेरे पास क्या आ जाएगी 2, ठीक है। जीसीडी मेरे पास आ गई 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू क्या करूँ कि जो 10 बन जाए, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 11, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो 5 और 11 आए, इन दोनों की जीसीडी मेरे पास क्या आ जाएगी 1,
क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक है। तो इन दोनों की जीसीडी मेरे पास फिर से 1 आ रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे आपको कि जो अगर मैं यहाँ पर डी इंटू समथिंग लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी डी इंटू समथिंग लिख रहा हूँ, तो जो समथिंग समथिंग वाले हैं इन दोनों की अगर मैं जीसीडी लूँगा तो वो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी। तो यहाँ से अगर मैं m1 की वैल्यू लिखूँ तो m1 मेरे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन ये d यहाँ पे आ जाएगा तो m अपॉन डी बन जाएगा। तो m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई m अपॉन डी, और d की वैल्यू क्या थी मेरे पास, जीसीडी ऑफ m एंड k ना, जीसीडी ऑफ m एंड k। तो यहाँ पर m अपॉन डी बन चुका है जो कि आ जाएगा m अपॉन m k। तो मैंने बताना क्या है, m1 जो है वो t के इक्वल है, ठीक है। m1 जो है वो t के इक्वल है। सो वी नीड टू शो दैट t इज इक्वल टू m1, ठीक है। बेसिकली मैंने अभी यही प्रूफ करना है। अभी आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो, यहाँ पर जो m था वो डिवाइड कर रहा था kt को, ठीक है। m डिवाइड कर रहा था kt को। इसको अभी आप याद रखना, मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास क्या था, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो m था वो डिवाइड कर रहा था kt को। और m को कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था m इज इक्वल टू m1d के इक्वल था, और k जो था वो k1d के इक्वल था। तो m को मैंने यहाँ पर m1d के इक्वल लिख दिया और k को मैंने k1d के इक्वल लिखा हुआ है। ये जो मैंने लास्ट पेज आपको बताया था वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और t वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि m1d जो वो डिवाइड कर रहा है k1d t को, बट यहाँ पर d जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो d के साथ d जो है वो कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, m1 जो है वो डिवाइड कर रहा है k1t को, m1 जो है वो डिवाइड कर रहा है k1t को। बट अभी मैंने आपको बोला कि जो m1 और k1 है इन दोनों की जीसीडी तो 1 आ रही है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों की जीसीडी जो थी 1 थी, तो इसका मतलब ये है कि m1 तो k1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है कि जो m1 है वो t को ही डिवाइड करेगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जीसीडी ऑफ m1 एंड k1 थी वो 1 के इक्वल थी, जो कि हमको बताती है कि जो m1 है वो सिर्फ t को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि k1 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता था। तो m1 जो है वो t को डिवाइड कर रहा है। ये मेरे पास आगे इक्वेशन नंबर 2। और मैंने प्रूफ क्या करना था कि जो m1 है वो t के इक्वल है, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट पेज में बताया ना कि जो m1 है वो t के इक्वल है, मैंने ऐसा इसको प्रूफ करना है। तो इसको मैं किस तरह से प्रूफ कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो n है वो m को डिवाइड कर रहा है और जो m है वो भी n को डिवाइड कर रहा है, तो अभी इन दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि जो n है वो m को डिवाइड कर रहा है और m जो वो भी n को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो n है वो m के इक्वल आएगा। देखो यहाँ पर जो n है वो m के इक्वल क्यों आएगा, देखो क्योंकि जो n है वो m को डिवाइड कर रहा है, तो जो n है वो तो m से छोटा होगा या m के इक्वल होगा, ठीक है। n जो है वो m से छोटा होगा या m के इक्वल होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, इसको फर्स्ट केस मानता हूँ, इसको सेकंड केस मानता हूँ। तो फर्स्ट केस से मेरे पास क्या आएगा कि जो n है वो m से छोटा होगा या m के इक्वल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस से मेरे पास आ रहा है। अब सेकंड केस से मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो m है वो n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो है m है वो n से तो छोटा होना चाहिए या n के इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड केस से मेरे पास पता चल रहा है कि जो m है वो लेस देन है या इक्वल टू है n के। अभी अगर मैं इन दोनों केसेस को देखूँ तो इन दोनों केसेस में मेरे पास सेम क्या आ रहा है कि जो n है वो m के इक्वल है। क्योंकि अगर देखो अगर मैं इक्वल वाले केस को छोड़ के अगर मैं बोलूँ कि जो n है वो m से छोटा है, बट सेकंड केस में तो वही ये उल्टा हो जा रहा है, मतलब जो m है वो छोटा हो रहा है n से, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचता है कि जो n है वो m के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि अगर ऐसा होता है तो ये n जो होता है वो m के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर m1 जो वो t को डिवाइड कर रहा है और अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि जो t है वो भी m1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू t हो जाएगा, और वही मैंने प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही करूँगा, m1 जो वो t को डिवाइड कर रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने शो करना है कि जो t है वो भी m1 को डिवाइड कर रहा है। तो अभी मैं ऐसा शो करने के लिए ही a k की पावर m1 ले रहा हूँ। देखो जो मेरे पास a k एलिमेंट था, इसका ऑर्डर क्या था, मैंने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में ही, मैंने उसको t के इक्वल एज्यूम किया हुआ था। तो अभी अगर मैं a k की पावर m1 कर रहा हूँ, अगर मैं इसको e के इक्वल कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट का ऑर्डर तो t था, बट ये a k की पावर m1 करने पर भी मेरे पास अगर e ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो t है वो डिवाइड करेगा m1 को बाय दी फर्स्ट थ्योरम, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई हुई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर a k की पावर को m1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a k m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने k की वैल्यू को भरा है, k की वैल्यू क्या थी k1d ना, तो यहाँ पर आ जाएगा k1d m1। अब ये जो d m1 है, अगर आप इतने इतने को देखो तो d m1 तो मेरे पास m की वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a k1 m, ठीक है। ये m बन गया था ना मेरे पास। तो यहाँ पर अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m इसकी होल पावर k1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये सब कुछ मैंने आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है। बट a की पावर जो m था वो तो e के इक्वल था, ये तो हमको गिवन ही था स्टेटमेंट में, तो ये तो आ जाएगा e के इक्वल। तो यहाँ पर बच जाएगा e की पावर k1। अब e को मैं जितने मर्जी टाइम ऑपरेट करूँ वो तो वापस फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e के इक्वल।
तो मतलब मैंने यहाँ पर ए के की पावर m1 लिया हुआ था और वो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल शो कर दिया है। बट मैंने अभी आपको बोला कि जो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए के था वो तो मेरे पास टी के इक्वल था, बट अभी मेरे पास यहाँ पर पता चल रहा है कि जो m1 अगर इसकी पावर में m1 करता हूँ तो वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि जो टी है वो m1 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया टी जो है वो m1 को डिवाइड कर रहा है। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। अब मैंने अभी आपको बोला कि अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो टी है वो m1 के इक्वल है। ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 3 जो टी है वो m1 के इक्वल है। और m1 की वैल्यू क्या थी, m/d, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर t इजिकल टू m/d जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पर t क्या था, ये तो ऑर्डर ऑफ ए के था ना, ए के का जो ऑर्डर था वो था ना t। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो एज्यूम किया हुआ था वहीं पर मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये t की जगह मैंने यहाँ पर लिख देना है ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू m/d। अब d की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर मेरे पास d जो थी वो जीसीडी थी ना m एंड k की। तो यहाँ पर मैं d की जगह लिख सकता हूँ जीसीडी ऑफ m एंड k। और यही तो मैंने प्रूव करना था कि जो ऑर्डर ऑफ ए के है वो m/जीसीडी ऑफ m k के इक्वल आ रहा है। तो बस यही था थ्योरम का प्रूफ। अब मैंने यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m देन ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू m इफ एंड ओनली इफ m k की जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आ रही है। अब ये जो मैंने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये आपके आगे जब मैं साइक्लिक ग्रुप करवाऊंगा वहाँ पर यूज़ हो। देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो m होगा और ऑर्डर ऑफ ए की पावर k जो वो भी m के इक्वल होगा। तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर m k की जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल आ रही है। क्योंकि जो m k की अगर जीसीडी 1 के इक्वल होगी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो सीधे ऑर्डर ऑफ ए के तो m ही बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो कि अगर ऑर्डर ऑफ ए जो अगर वो 5 है और यहाँ पर मैं के की वैल्यू को अगर मैं 3 मान रहा हूँ। ठीक है, के की वैल्यू को अगर मैं 3 मान रहा हूँ मतलब ए की पावर 3 जो होगा वो भी m के इक्वल ही होगा, यानी कि 5 के इक्वल ही होगा। कब, जब 3 और 5 की जो जीसीडी होगी वो 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, 3 और 5 की जीसीडी जो है वो 1 के इक्वल ही तो होती है। मतलब अगर मैं ए की पावर 3 कर रहा हूँ तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी मेरे पास 5 ही आएगा। ठीक है, वो इस थ्योरम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो आई होप अभी आपको ये थ्योरम्स जो हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।